हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड टुडे विल कंटिन्यू आवर चैप्टर डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.6। नाउ स्टूडेंट, ये बहुत अच्छे से समझ लेना कि 4.6 तो बोर्ड में आनी ही है, हमेशा से आ रही है और हमेशा से आएगी, है ना। और ये एक्सरसाइज आएगी सेक्शन डी में। सेक्शन डी कभी 4 मार्क्स का भी होता है, पेपर बदल जाता है 6 मार्क्स का भी होता है, बस ये हमेशा क्वेश्चन सेक्शन डी में ही आएगा और जनरली ऑप्शनल के साथ आता है, ऑप्शनल के साथ, ठीक है। यहाँ पे नाउ गाइस, इस एक्सरसाइज में चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो समझ लें। मैं प्रॉपर्टी सब समझाऊंगा, पर बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अब एमसीक्यूज आ गए हैं तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं, बाकी जो सेक्शन डी में जो आएगा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा। अगर आप एक्सेस खोल कर देख सकते हैं तो आपको इक्वेशन मिल रही होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और 2x + 3y = 10, कुछ भी 5x + 2y = 11। हम लोगों ने 10th क्लास में करा है, हमेशा से जानते हैं कि x और y की वैल्यू निकालनी है, और मुझे x और y की वैल्यू इस बार यहाँ पे डिटरमिनेंट के थ्रू निकालनी है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज करके निकालनी है। सिंपल बच्चों जैसे नहीं कि x और y की वैल्यू निकाल दी और आपका आंसर आ गया ना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कभी नहीं, उससे 0 ही मिलना है। सो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। अब काम वापस वही आने वाला है, कोफैक्टर्स माइनस a इनवर्स एडजॉइंट। तो अगर a इनवर्स निकालना था तो काम हो जाएगा क्योंकि उसमें सब कुछ आ चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी। पहले कोई चीज सीखो, यहाँ पे वर्ड आता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। आपको ध्यान है, अगर आपने 10th क्लास में सीखा है, अच्छे से सीखा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चैप्टर में वहाँ था कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में। ध्यान आ रहा है? नहीं आ, थोड़े ध्यान में लेके आओ। चलो लेट्स रिवाइज इट अगेन। Consistent system, if system of equation has one or more solution, then it is said to be consistent system. अगर अपने लेमन भाषा में बात करूँ, मैं सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, चेक करा, तो मुझे x की एक वैल्यू आएगी और एक y की भी वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो 1 और मोर सॉल्यूशन। अब मोर की बात करूँ तो भले इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी क्यों ना हो, तो भी इक्वेशन को क्या कहेंगे हम लोग? कंसिस्टेंट ही कहेंगे। ध्यान रखना, क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट ही कहेंगे। सो देन इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज 1 और मोर सॉल्यूशन, देन इट इज सेड टू बी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। थोड़ा 10th को रिकॉल करो, अगर आपको याद है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस था, एक ऐसा था, तो भी उसको हम लोग क्या कहते थे? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। भले जैसे यहाँ पर तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, ए की सॉल्यूशन है, एक्स की ए की वैल्यू आ रही है, वाई की ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भले इट कैन बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशंस तो आ रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर? अब सर इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जैसे कि यहाँ पे ले लो, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ ना मैं, तो भी वो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों ही कट जाएंगे। तो x और y की कोई सी भी वैल्यू नहीं मिल रही है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। थोड़ा वापस सर क्या बोलो, समझ में नहीं आया? अरे मतलब देखो, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं, उसको मैं यहाँ पुट करता हूँ तो वो इक्वल्स टू में सेटिस्फाई करता है। याद आ रहा है 10th की चीजें ऐसी अपन हमेशा करते आ रहे हैं, सॉल्व करके ऐसे काटूंगा, x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। हाँ करेगी, तो इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब ऐसी a की वैल्यू आए या लाखों आए या करोड़ों वैल्यू आए x और y की, तो भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट। बट अगर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है x और y की जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, अभी कोई आप खुद चेक करोगे, माइनस लाओगे और ये दोनों कट जाएंगे, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी x और y की जहाँ पे ये दो इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ये वाला हो जाएगा मेरा इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्या याद आया? नहीं आया तो वापस मैं नॉर्मल एक लैंग्वेज में बात करता हूँ। मैं अगर x और y की कोई ऐसी वैल्यू हो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो कंसिस्टेंट, और कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है तो इनकंसिस्टेंट। बस इसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ रहा है तो भी कंसिस्टेंट। क्लियर है यहाँ पे? बच्चों कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, वैल्यू ही नहीं आ रही है, तो वी विल से इनकंसिस्टेंट। आई होप सो क्लियर है ये वर्ड। चलो, सो नाउ स्टूडेंट्स, हम अपन बात करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, थ्योरम के बारे में। यहाँ 3 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। इसके बिहाफ में मुझे बताना पड़ेगा कि कोई इक्वेशन जो भी है मैट्रिक्स इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं
सेक्शन डी बड़े क्वेश्चन के बारे में, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब ये बात होगी इस साल से एमसीक्यूज में, कि एमसीक्यूज में आएगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। सो दैट बिकम अ ट्रिकी फॉर यू, ओके। तो फॉर दैट यू हैव टू मेमोराइज दिस थ्योरम, ओके। फॉर दैट एमसीक्यूज फॉर 1 मार्क्स यू हैव टू मेमोराइज दिस 3 properties है ना, whether a equation is consistent or not, clear? Now let ax equals to b। अब सर ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। now देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं समझाता हूँ आपकी a कौन है, x कौन है और b कौन है, ठीक है। यहाँ पे कि आप सब लोग शुरू कर रहे हो अभी आप, चलो जैसे कोई इक्वेशन लेते हैं 2x + 3y = 10, 6x - 2y = 11। डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस इक्वेशन में a कौन है आपका बच्चों, ध्यान से देखना। a होगा x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट। तो 2 3 6 and -2, रिमेंबर -2, ठीक है ना। मैंने ABCD से नहीं लिया है, डायरेक्ट प्योर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं आपको। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 2 3 6 and -2 इज नोन एज a। x कौन है बच्चों, x होता है x and ये y, ठीक है। यहाँ पे b को कौन बोला, अच्छा x कौन होता है, ऐसे x बोले तो xy, ठीक है यहाँ पे। एंड सर b कौन है, b होगा जो RHS राइट हैंड साइड में आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये =10 और =11 है ना, तो ये आया 10 और 11। सर अगर ऐसे नहीं दिया हो तो कैसे, मतलब ऐसे, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा बच्चों, +10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर =10 हो जाएगा। मतलब ये बात कंफर्म है कि b जो होगा, अगर वो लेफ्ट में भी दिया है तो उसको राइट में लाके b में पुट करेंगे। क्या बात समझ में आई? और डेफिनेटली ये हमेशा 2/2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वर्कआउट करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे a कौन है, x कौन है और b कौन है। तो x हो गया xy वाला, a हो गया आपका x और y के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना दिया, एंड b कौन है, इसका RHS वाला। इसका एक छोटा एग्जांपल और देखो, एक बार और करा रहा हूँ मैं, हटा दो उसको मैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं अपन, इक्वेशन लेते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन लेते हैं, 3/3 वाली लेते हैं। सो 3/3 कैसे होगा, जैसे 2x + 3y + 4z = 11, 2x - 11y + 3z = 5, एक और ले लो 5x - 7y + 2z = 12। डन, माइनस लेना है, माइनस ले लेते हैं। चलो अब जमा सर इसमें a कौन होगा बच्चों हमारा, व्हाट विल बी a, जो x, y और z के कोफिशिएंट मतलब पड़ोसी, कोफिशिएंट मतलब पड़ोसी, 2 3 4, 2 विद साइन, 3 5 -7 2। x कौन होगा बच्चों, x, y और z, ठीक है यहाँ पे। एंड b कौन होगा आपका बच्चों, 11 5 और 12। तो 100 बात की, अच्छा -12, ठीक है। तो बच्चों 100 बात की एक बात मुझे इस क्वेश्चंस के अंदर लाना है, अल्टीमेटली x, y और z की वैल्यू लानी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। क्लियर? यहाँ पे पहले पता होना चाहिए कर क्यों रहे हैं हम, कर इसलिए ताकि मैं x, y, z की वैल्यू ला सकूं, ठीक है। यहाँ पे ना क्या ये क्लियर हो गया कि a कौन होगा, x कौन होगा और b कौन होगा। चलो अब अच्छा, अगर तो बच्चों की ओर देखना, a और x को मल्टीप्लाई करूंगा ना तो वापस ये कंपेयर करके ऐसी इक्वेशन के बराबर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउ बी ए सिस्टम ऑफ n लीनियर इक्वेशन, n इज अननोन, फालतू बातें ना लोड मत लो, कुल मिला के ax = b, ठीक है यहाँ पे। और ये a उठ के वहाँ जाएगा, ऐसे सोचो, तो x = a इनवर्स b का फॉर्मूला बन जाएगा। सो गाइस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, प्लीज देखो, x = a इनवर्स b, पहले 2 मिनट दे रहा हूँ, याद करो। x a इनवर्स मतलब इस a का a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालना सबको आता है, लास्ट वीडियो में सबने देखा है। a इनवर्स b ये रहा, याद करो, x = a इनवर्स b, x = a इनवर्स b। हो गया याद, पक्का श्योर हो गया। चलो नाउ पहला केस, जो कि जिस पे क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है, डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ
डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स b। मैं थोड़ा सा लिंक दूँ आपको वापस, जरा सोचो, अगर a इनवर्स इक्वल्स टू याद है, याद आ रहा है? अब यही जगह 0 हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएंगे, है ना? तो x को अगर 0 नहीं है, मतलब कोई वैल्यू आ रही है, प्लस में हो या नेगेटिव हो, कैसे भी हो, तो ये सिस्टम कैसा कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा, और मुझे ये फॉर्मूले को फॉलो लेना है। क्लियर? अब 2 केस इस पे बनने चाहिए, MCQ वाले क्वेश्चन तो इन 2 पे बनेंगे, ध्यान रखना, नोट कर लो बुक में। डिटरमिनेंट 0 है, डिटरमिनेंट 0 है, इसको देखो, तो मुझे अगला प्रोसेस, अगर डिटरमिनेंट 0 है तो या तो कंसिस्टेंट कहलाएगा या इनकंसिस्टेंट कहलाएगा या कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो जब दोनों 0 है तो मुझे एक नेक्स्ट स्टेप फॉलोअप लेना है, उसमें क्या करना है? एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है, अगर वो 0 के क्या 0 ही आ रहा है, 0 आ रहा है, देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has infinitely many solution। As I told you कि infinite solutions भी हो, but solution तो आ रहे हैं ना, 10th याद करो, अगर solution तो आ रहे हैं ना और solution आ रहे हैं तो उसको हम लोग consistent बोलेंगे, ठीक है यहाँ पे। और determinant 0 आ रहा है, adjoint of a into b is not equals to 0, then the system is inconsistent। So please एक बार अच्छे से पढ़ो, सब लोग पढ़ो, इन 2 को अच्छे से देखो एक बार बच्चों आप लोग। फॉर्मूला याद हुआ, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है तो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज कंसिस्टेंट एंड हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोर्ड में ऐसे भी आ सकता है बच्चों कि ना a इक्वल्स नॉट इक्वल 0 दे दिया, अब बोलेंगे ऑप्शन आ जाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ऐसे 4 ऑप्शन आके आपको चूज करना है सही। तो प्लीज़ दिसंबर में, जनवरी में, फेब में, मुझे पता है तुम लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती है, तो प्लीज़ मेक श्योर याद रहें, बुक पे ऊपर रेड पेन से लिखो। सो नॉट इक्वल 0 यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे इक्वल 0 इक्वल 0, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अगर 0 आ रहा है तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर ये दोनों लिखा आ जाए तो यू हैव टू चूज इन द MCQs की मैचिंग, परफेक्ट मैचिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट 0 है और इनका एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। एंड आई होप सो सबको क्लियर है। ये याद करना है, इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, याद करना है आपको, याद करना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, कॉपी करें, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। सो बच्चों लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड और 6 तक यही क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मुझे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एग्जामिन करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट है, वैसे खत्म। 0 आता है तो हमें फर्दर आगे पहुंचना पड़ेगा, देखेंगे तब की तब, ठीक है ना। पहले 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। सो पहली प्रैक्टिस तो हम लोग बात करते हैं। देखो हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हमें सिर्फ सोचना है कंसिस्टेंट बताना है तो डिटरमिनेंट 0 है या नहीं है, बस इतना सोचना है। तो देखो a कितना है बच्चों, आगे 1 2 2 3, b कितना है बच्चों 2 3, और x कितना होता है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हालांकि एक चीज़ें काम नहीं आने वाली है पर स्टिल प्रैक्टिस तो हो जाए कम से कम। डिटरमिनेंट निकालें, 3 माइनस 4 कितना आया -1, तो ये 0 नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ a इज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर तो वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात, a इनवर्स एग्जिस्ट। भाई अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, आराम से करेगा, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, 3 चीज़ें याद रखो, क्योंकि MCQs में आप कैसे भी MCQ समझ लो, MCQ और ले लेगा तुम्हारी, MCQ और खतरनाक चीज़ है ना, ये मजाक नहीं है। MCQ नॉन सिंगुलर है, a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ये कंसिस्टेंट है, तो इनमें से कुछ भी चीज़ घुमा फिरा के आपको MCQs में आ सकता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
अब मैं इसमें सिर्फ ए निकाल रहा हूँ। ए क्या आएगा बच्चों, बोलो मन में बोलो, क्या आएगा 2, आगे -1, 1 and 1, ये निकाला मैंने 2 -+1 3 आया, नॉट इक्वल टू 0। अगेन सेम चीज क्या लिखा, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट। मैं प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले, याद रहे कि एमसीक्यूज कैसे भी आ सकते हैं। और लास्ट में सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, SOE शॉर्ट फॉर्म, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है यहाँ पे? आई होप सबको समझ में आया होगा। ये आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और ना चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्या है पहला, ए निकालना 1 3 2 6, बी क्या आ रहा है बच्चों 5 और 8। प्रैक्टिस के लिए एक्स क्या होगा, एक्स एंड वाई। क्लियर? नाउ मुझे बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, बोलो बोलो मन में बोलो 6, अरे सर ये तो 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब जो ए ऑप्शन था वो तो हट गया। अब बी और सी वाली प्रॉपर्टी थी, बी और सी वाली प्रॉपर्टी थी, डिटरमिनेंट अगर 0 है तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के बी से मल्टीप्लाई करना है। चलो देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। पहले एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाए वापस। चलो M11 ये हो छोड़ा 6, M12, अरे डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल देना, क्या निकाल रहे हैं अपन भी। C11 ये और ये 6, C12 ये और ये -2, अब सबको धुरंधर है, सबको पता है, ये और ये -3 और C22 कितना आया 1। ट्रांसपोज कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा 6 -2 -3 और 1। एक शॉर्ट ट्रिक देख लो बच्चों, इनको करेंगे इंटरचेंज, इन दोनों को करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट स्टेप ऑल्सो। ये तो सिर्फ रिविजन कराना था या अश्योरिटी, क्योंकि मैंने जनरल देखा है कि एग्जाम के वक्त ये शॉर्ट ट्रिक जनरली लोग भूल जाते हैं। तो प्रोसेस हमारे साथ हमेशा रहेगा और प्रोसेस को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, लग जाने दो, पर 100% गारंटी कि आंसर मेरा सही आएगा। ठीक है, चलो ये आ गया। अब मुझे करना है नाउ, हमको एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। अगर 0 आ गया तो कंसिस्टेंट एंड हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और 0 नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं आया तो याद रखना अच्छे से। चलो तो क्या आएगा यहाँ पे 6 -3 -2 और 1, बी कितना, हाउ मच। अच्छा एक और कंसेप्ट क्लियर करा दूं मैं, 2/2 का है, 2/1 का है, आने वाली मैट्रिक्स कितने की होगी 2/1, मतलब 2 रो और सिंगल कॉलम, ज़्यादा रही चीज़ें ये तुम लोग भूल जाते हो। तो 6 5 30, 8 3 24, माइनस का 10 प्लस 8, एंड आपको क्या मिला 6 -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. So it is inconsistent. So it is inconsistent. There does not exist any value which satisfy the system of equation. There does not exist any value which satisfy the system of equation. So it is inconsistent. मैं वापस रिकॉल करा देता हूँ आपको लोगों को। यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, नॉट इक्वल 0 हो गया, तो कंसिस्टेंट एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अगर 0 है और फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 नहीं है,
चलो सीक्वेंस चलते हैं, 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए और बी नॉट इक्वल 0, उल्टा, तो इनकंसिस्टेंट। क्या बात समझ में आई? प्लीज़ इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखो, याद हो जाएगी। प्लीज़ करना पड़ेगा बिकॉज इस बार MCQs हैं। MCQs को मजाक मत समझिए, चिटिंग से नहीं होते हैं वो गाइस। मुझे पता है कई लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, बट स्टिल आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अलग से पेज बनाओ, कॉपी का फ्रंट पेज पे ये प्रॉपर्टीज लिख के रखो, दिखेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। टाइम लगता है बट हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। ये 3/3 का है। पहली चीज ए निकालो, कितना आएगा? 1 1 1 2 3 2। एक चीज को देखना बच्चों, जनरली मैं देखता हूँ कॉपीज में, बोर्ड की कॉपीज में देखो एक 2 होता है और एक Z होता है। तो प्लीज़ जब भी Z आ जाए तो 2 को ऐसे बनाना कर्ली वाला, वरना जनरली 2 और ये Z 2 में कब बदलता है तो हमें पता ही नहीं चलता। तो प्लीज़ छोटी छोटी बातें देखो, बहुत छोटी बातें हैं, बट ये बहुत मैटर करती है बड़े मार्क्स लाने में, ठीक है। यहाँ पे तो जब 2 हो तो 2 को थोड़ा कर्ली बनाए, और थोड़ा डिफरेंस है कि Z तुम्हारा क्या गंदी राइटिंग होते 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 प्रेशर में तुम्हारा Z 2 बन जाता है, तो 22 बन जाता है तुम्हारा। तो ऐसी कई जगह होती है जहाँ ये दिक्कतें आती है, हमने देखी है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, ए और ये 2A है, ठीक है। यहाँ पे चलो 4 नॉलेज बी भी निकाल लेते हैं। 1 2 एंड 4 एंड x कितना आएगा बच्चों? x y एंड z। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ a। क्लियर? यहाँ पे निकालो, 1 लिखा, 6a माइनस 2a माइनस 1, ये और ये गया 4a माइनस 2a बच्चों प्लस 1, ये और ये गया 2a माइनस का 3a। कितना आया? 4a 2a माइनस 2a, कितना आया? माइनस a, कितना आया? 4a माइनस 3a, बोले तो a which is not equals to 0, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो क्या लिखा है? a is non singular and the given system of equation is consistent। क्लियर है यहाँ पे सबको? गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर? एंड इट इज हैविंग ए यूनिक सॉल्यूशन। ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, क्या होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि MCQs वाली बात तुमको पता ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। चलो सो बच्चों लेट्स कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन 6 आपके लिए होमवर्क हुआ, बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन 5 में कुछ यूनिक बात थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे। 6 बहुत सिंपल, बहुत मजाक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे वो कर लोगे आप। नाउ 5th पे आते हैं। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, इक्वेशन दे रखी है, तो पहले a निकालते हैं हम लोग। 3 माइनस 1 2। देखो यहाँ पे x नहीं है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? कहना 0.x, 0 इंटू एनीथिंग विल रिमेन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 0 2 माइनस 1, यहाँ पे ये माइनस 2 है, ठीक है। नाउ 3 माइनस 5, अब z नहीं है तो तुम लोग क्या लिखोगे? यहाँ पे 0 लिखोगे, ठीक है बच्चों। नाउ डिटरमिनेंट निकालते हैं, b भी लिख लेते हैं। हमारा b क्या है? हमारा 2 माइनस 1 3 एंड व्हाट इज x? x y एंड z। क्लियर? डिटरमिनेंट निकालो। सब लोग धुरंधर है इसके अंदर। तो 0 माइनस प्लस, ये तो प्लस 5 हो चुका है, ये 3 माइनस आ गया, मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। फिर माइनस माइनस 1, ये और ये गया 0 माइनस प्लस 3, देन प्लस माइनस 2, क्या आ रहा है? 0 माइनस का 6। क्लियर? 3 5 जा 15, तो माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, तो क्या है बच्चों? 3 माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, तो कितना आया? प्लस 12। 15 गया इससे,
तो कितना आया 0। नाउ मेरे डाउटफुल केस है कि 0 आने के बाद कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो अब मुझे करना है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसको बी से मल्टीप्लाई करना है ना, याद है ना प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए से निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। अगर 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट और 0 आता है तो कंसिस्टेंट। ये प्लीज प्रॉपर्टी मन में बार बार बोलो, ये मजाक नहीं है, टफ प्रॉपर्टी है, ये याद नहीं रहती, आज पढ़ोगे परसों भूल जाओगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। नाउ लेट्स बिगिन। हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट, तो पहले कोफैक्टर लाना पड़ेगा। कोफैक्टर के लिए सबको पता है C11। नाउ फास्ट करें, ये और ये गया 0 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये -5 कितना आया आपके पास, आया -5। C12 एक नेगेटिव आएगा, ये और ये गया 0 माइनस प्लस 3, तो कितना आया माइनस का 3 आ रहा है आपके पास। फिर C13 पॉजिटिव, ये और ये गया 0 -6, तो आपके पास कितना है माइनस का 6। C21 2 and 1 माइनस आएगा एक तो 0 2 और 1 प्लस 10, और ये हो जाएगा माइनस का, तो कितना आया 10 आया प्लस 10। C22 2 और 2 0 माइनस प्लस 6 कितना आया 6। C23 माइनस आएगा एक तो 2 1 3 2 और 3 गया 3 माइनस 15 माइनस प्लस 3, तो -12 और +12, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला बच्चों 12 मिला। ये प्रोसेस बड़ा लेंदी प्रोसेस है, कोई इतना इजी प्रोसेस नहीं है, टाइम चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, सबसे बड़ी बात बच्चों। ये पूरा कोफैक्टर आ गया आपका 1 + 4 5 और सब कुछ आ चुका है। इसका आप लोगों ने निकाला एडजॉइंट, ट्रांसपोज किया आपने, यू विल गेट द एडजॉइंट, देन यू नो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। फिर देखना है कि 0 आता है या नहीं आता है। अपन ने इसको लेके b से मल्टीप्लाई किया, 3/3 की थी, 3/1 की थी, तो आने वाली मैट्रिक्स कितने पे होगी 3/1 का, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई किया, चेक किया 0 नहीं आ रहा है, तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, नहीं हाँ इनकंसिस्टेंट, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है यहाँ पे। सो आई होप सो आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पे हम लोग x y z के वैल्यू निकालेंगे। सो क्लियर योर कंसेप्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।